सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज जो सबसे ज़्यादा मुल्क की सियासत में बाज़ गश्त है वो है इंतखाबी इस्लाहात की। उस पर मैं आज के प्रोग्राम में बात करूँगी कि 230 में लिमिटेड इख्तियार जो दिया गया है वो क्या है और उसका किस तरह से असरअंदाज होगी। आइंदा जो केयर टेकर सेटअप पाएगा वो किस तरह का आ सकता है, और फिर आगे निगरान वज़ीर आज़म को इख्तियारात से मुतालिक भी अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ जो ये लोन ऐप्स हैं वो किस तरीके से लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किल बना रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और बहुत से मौज़ूआत हैं जो आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। लेकिन आगाज़ में हम बात करेंगे कोर्ट की खबर की। और कोर्ट की खबर में तोशा खाना केस, इस वक्त वो अहम मामला हुआ है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए, जिसमें सारी नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हैं। मगर वो क्यों हैं और कल का दिन चेयरमैन पीटीआई के लिए अहम तरीन क्यों है? हाई कोर्ट कल किन किन केसेस पर समाअत करने जा रही है? 27 जुलाई चेयरमैन पीटीआई के लिए अहम तरीन दिन क्यों है? तो इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं एहतशाम कियानी, हमारे नुमाइंदे। हम उनसे बात करते हैं कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर जो तोशा खाना केस की समाअत हो रही है, कल ख्वाजा हारिस कौन कौन सी दरख्वास्तें हैं जिन पर दलाइल देंगे। तो एहतशाम, क्यों हैं सबकी नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर? क्या होने वाला है? क्या वाकई कोई मुश्किल खड़ी होने वाली है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए? देखिए सुमैया, कल का दिन इसलिए अहम है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो वहाँ पर अपील दायर की गई थी उस पर समाअत होनी है। अदालत ने उस अपील पर नोटिस जारी करके कल समाअत के लिए मुकर्रर की थी। अब जो ट्रायल कोर्ट में ये ट्रायल चल रहा है वो बहुत बर्क रफ्तारी से चल रहा है और उसमें जो एविडेंस है वो मुकम्मल कर ली गई है। और चेयरमैन पीटीआई को कल उनका 342 का बयान, जो कि दिफा का, मुल्जिम को दिफा का हक दिया जाता है कि वो अपने दिफा में जो बातें रखना चाहते हैं, जो भी एविडेंस पेश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, तो उसका मौका दिया गया है। और कल उन्हें 11 बजे तलब किया गया है। तो हाई कोर्ट की समाअत इसलिए अहम है कि कल उसी ट्रायल को रोकने के लिए और उस ट्रायल को खिलाफे कानून करार देते हुए उसे कलअदम करार देने की भी इस्तदा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन अबूरी रिलीफ उस पर जो तलब किया गया है उसमें ये इस्तदा की गई है कि ये ट्रायल जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस अपील पर फैसला नहीं हो जाता तब तक ट्रायल कोर्ट को रोक दिया जाए कि वो इस ट्रायल को आगे ना बढ़ाए। आज सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की एक अपील पर समाअत हुई जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ थी जिसमें ट्रायल कोर्ट को चेयरमैन पीटीआई की तोशा खाना केस नाकाबिले समाअत करार देने की दरखास्त पर 7 दिन में उसका फैसला करने का वक्त दिया गया था। और यह कहा गया था कि 7 दिन में फैसला करें। उस फैसले से गैर इत्मीनानी का इजहार करते हुए चेयरमैन पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर यह कह दिया है कि वो इस मामले में इंटरवीन नहीं करेंगे, बल्कि जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो उन्हें ही तय करने दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने अब हाई कोर्ट को डायरेक्ट कर दिया है कि वो चेयरमैन पीटीआई की इन दरखास्तों को एक साथ सुनकर उस पर फैसला कर दें। एक दरखास्त ये भी है कि ट्रायल कोर्ट में इस ट्रायल को आगे बढ़ाने वाले जो जज हैं उन पर चेयरमैन पीटीआई का और उनके वकला का एतराज़ है कि वो इस केस को ना सुने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह भी दरखास्त है कि ये केस किसी दूसरी अदालत को मुंतकिल किया जाए। तो अब इस नुक्ते पर भी फैसला होना है। और जो अहम कानूनी नुक्ता जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अहम कानूनी नुक्ता करार दिया है वो ये है कि ये तोशा खाना केस काबिले समाअत भी है या नहीं, क्योंकि जो चेयरमैन पीटीआई के वकील हैं उन्होंने 4 मुख्तलिफ वजूहात अदालत को बताई हैं कि इन 4 वजूहात की बिना पर यह केस जो है ये काबिले समाअत नहीं है, ये दुरुस्त फोरम पर दायर नहीं किया गया, इसलिए नहीं चल सकता। 120 दिन का बार होता है कि 120 दिन में इलेक्शन कमीशन अगर अदालत से रुजू करे तो कर सकता है, लेकिन इलेक्शन एक्ट के तहत उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास रुजू करने का कोई इख्तियार नहीं है। इसी तरह दीगर वजूहात की बिना पर भी इस केस को नाकाबिले समाअत करार देने की इस्तदा की गई है। तो अब कल की जो समाअत है वो इसलिए बड़ी अहम होगी। ऐसे तो ज़ाहिर बहुत सारी दरख्वास्तें हैं, ये सारी दरख्वास्तों पर भी कल समाअत हो रही है, लेकिन अगर हुक्म इम्तना नहीं मिलता तो फिर क्या हो सकता है?
अगर हुक्म इम्तना नहीं मिलता तो फिर ये केस कंक्लूजन की जानिब बढ़ेगा। लेकिन कल की समात में अब ये नुक्ता पहले तो डिटरमिन होना बाकी है कि ये काबिल समात है या नहीं। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब ये नुक्ता पहले तय होगा, बज़ाहिर ये लग रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब यही डायरेक्शन दी है कि हाई कोर्ट पहले इस मामले को तय करे, क्योंकि ये अहम कानूनी नुक्ता है। और जो एक्यूज्ड होता है, जो एपलेट कोर्ट में पेटिशनर के तौर पर आता है, उसका राइट होता है कि उसके जो ग्रीवियंसेस हैं उनको एड्रेस किया जाए। और अब हाई कोर्ट में वो ये कहते हैं, मैं आपको चारों पॉइंट बताता हूं कि वो ये कहते हैं कि दुरुस्त तरीके से ये केस फाइल नहीं हुआ। उसकी पहली वजह यह है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने ये दरखास्त दायर करनी होती है इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे, ये प्राइवेट कंप्लेंट होती है। तो वो कहते हैं जब ये कंप्लेंट दायर हुई तो उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर थे वो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा रखते थे, जिन्हें बाद में प्रोमोट करके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। तो ये वजह है। दूसरी वजह वो ये कहते हैं कि ये इस तरह की कंप्लेंट जो है वो मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में दायर हो सकती है, डायरेक्ट वो सेशन अदालत में दायर नहीं हो सकती, इसलिए भी इसको नाकाबिले समात करार दिया जाए। तीसरा वो ये कहते हैं कि जब गोशवारे जमा हो गए तो उसके 120 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार होता है कि वो छानबीन करे, और उसके बाद अगर कोई बेज़ाब्तगी नजर आती है तो उसके बाद वो उसी टाइम ड्यूरेशन के दौरान ही वो अदालत से रजू करे। लेकिन वो बार भी पूरी नहीं की गई और 120 दिन के कई अरसे के बाद ये कंप्लेंट दायर की गई है। तो इन बुनियादों पर उन्होंने इस्तदा कर रखी है कि इसे नाकाबिले समात करार दिया जाए। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना दिए रखा था, काफी वो 3, 4, 5 समातों तक वो हुक्म इम्तना चला, और उसके बाद यही इस्तदा की जाती रही इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से कि ट्रायल ना रोका जाए। फिर बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा ट्रायल कोर्ट को यह मामला भेजा था कि आप इस दरखास्त को एक बार फिर से सुने और इस पर फैसला करें, क्योंकि आपने जो फैसला किया है उसमें कानूनी पहलू जो हैं, कानूनी सवालात जो हैं, उनको एड्रेस नहीं किया गया। लेकिन एक बार फिर से जल्दबाजी में 7 दिन का वक्त था, 3 दिन में यह दरखास्त निपटा दी गई, फिर से फैसला चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ किया गया। तो फिर इसलिए उन्होंने एक बार फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह अपील दोबारा दायर की है। तो अब मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह पॉइंट पहले सेटल होगा और उसके बाद ये मामला ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगा। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया आपका एहतशाम कियानी। बड़ी तफसील ने हमें आज कोर्ट की खबर में जो अहम मामला है तोशा खाना का कि किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और क्या कुछ इसमें कल हो सकता है, मैं बता रहे थे। नाज़रीन, मुल्की सियासत जिसकी मैं पहले ही बात कर रही थी इंट्रो में अपने, इस वक्त जो अहम मौजू है वो है इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक जो इलेक्शन एक्ट है 2023 उसके बिल का मुसव्विदा। तो ज़राए इब्लाग पर खबरों का एक अहम तरीन मौजू बना हुआ है। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम को अब हतमी शक्ल दे दी गई है और इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुजव्वज़ा बिल में 54 तरमीम शामिल हैं, जिसके तहत निगरां हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा किया गया है और जिसके बाद निगरां हुकूमत आलमी इदारों से मुआहिदा कर सकेगी। इलेक्शन एक्ट बिल की तरमीम में शिक 230 सबसे अहम बनकर सामने आई। एक्ट के मुताबिक उम्मीदवार 60 रोज में असेंबली या सेनेट नशिस्त पर हल्फ लेने का पाबंद होगा। उम्मीदवार के हल्फ लाने वाली सीट खाली तस्वुर की जाएगी। तरमीम में निगरां हुकूमतों के मालियाती इख्तियारात में इजाफा भी शामिल है। प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा और नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को भेजने का भी पाबंद होगा। हतमी नतीजे की तस्वीर बनाकर रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। प्रिजाइडिंग अफसर के पास इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे तक की डेडलाइन होगी और गफलत पर प्रिजाइडिंग और रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ सेक्शन 184 के तहत फौजदारी कार्रवाई होगी। अब हुकूमत ये कहती है कि जो आर्टिकल 230 है इसमें लिमिटेड इख्तियारात जो हैं वो निगरां हुकूमत को दिए गए हैं और क्लॉज 2 जो है ये इसका बड़ा अहम है। तो ये क्लॉज 2 क्या है, एक्चुअली क्या है, और अब ये इलेक्शन एक्ट बिल जिस पर खासे तहफ़्फ़ुज़ात थे अपोजिशन जमातों को, जो कि अब थोड़े बेहतर भी नज़र आ रहे हैं और ये कहा गया कि अब वो तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर कर दिया गया है। अब आगे क्या होगा इसी पर हम बात करेंगे। हमारे हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कुंवर दिलशाद साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं फैसल करीम कुंडी साहब। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कुंवर दिलशाद साहब, ये आर्टिकल 230 जिसमें बात की जा रही है कि निगरां हुकूमत को इख्तियारात देने और ख़ास तौर पे निगरां वज़ीर आज़म को इख्तियार देने के हवाले से, एक तो ये क्या इख्तियारात होंगे, क्लॉज 2 क्या कहता है, और फिर इस पर ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं,
तो क्या वाकई बाइख्तियार बनाने के हवाले से ये असल मामला क्या है? ये दरअसल ज़ाहिर है कि अभी पार्लियामेंट में जो बिल पेश हुआ है तो उसमें उन्होंने कहा है कि आज जो हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 230 है उसमें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो या केयर टेकर गवर्नमेंट हो, सूबाई गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, तो उसके लिए उन्होंने एक लाइन ऑफ एक्शन दिया है। उनकी लिमिटेशन बताई है कि आपके काम जो है रोजमर्रा के मामला वो आप जो है मुकम्मल कर सकते हैं, या ऐसे मामला जो पिछली हुकूमतों ने नहीं किए और लेकिन पाइपलाइन में मौजूद थे तो आप उसको जो है बाकायदा डेवलपमेंट के काम हो या दीगर काम हो तो उन पर बाकायदा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनको इजाज़त दी थी कि आप ऐसे मामला जो हैं जो पेंडिंग में हैं वो आप ठीक कर लें। इसी तरह जैसे पंजाब गवर्नमेंट में देखें जो बहुत से पाइपलाइन में थे जो कि साबिका हुकूमतों ने वो काम नहीं किए थे, कुछ सियासी मसलतें थी, तो लेकिन मौजूदा जो केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब की उन्होंने बड़े ऐसे तरीके से तमाम प्रोजेक्ट थे वो 6 महीने में मुकम्मल कर दिए। तब आप ये सारे डिमांड के बारे में, लेकिन वफाकी हुकूमत के बारे में जो होता है कि जो वायदे करना ये वो अपने वायदे कर सकते हैं IMF के साथ या इंटरनेशनल वायदे कर सकते हैं। जी। तो ये मेरी नाकिस राय में ये सवाल बड़ा एक क्वेश्चनेबल सवाल है, क्योंकि जो माहदे किए जाते हैं ये इलेक्टेड गवर्नमेंट करती है और इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो माहदे होते हैं वो पायदार होते हैं, उस पर अमल दरामद करना इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो है फर्ज होता है, मैंडेटरी होता है। अभी अगर ये केयर टेकर सिस्टम के तहत अगर उन्होंने किसी इंटरनेशनल माहदा किया, इख्तियारात दे दिए जाए, तो जब नेक्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट इनकी ख्वाहिश के बरक्स ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो इनके मंशूर से उनके वफादार टकराते हों, तो वो ऐसे माहदों पर अमल दरामद करने में इनकार कर देगी और वो कहेगी जनाब ये नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट ने किए हैं तो हम इन माहदों पर अमल दरामद करने के पाबंद नहीं हैं। तो ये एक सवालिया निशान बन जाता है। ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं उनको अपनी दानिशमंदी के साथ फ्यूचर देखना चाहिए, अपने टेम्परेरी फेज पर ना जाएं। फ्यूचर ये होता है कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट के माहदे होते हैं वो पायदार होते हैं और वो इंटरनेशनल तौर पर अमल दरामद करना जरूरी हो जाता है। लेकिन जिस तरह से इंटरिम गवर्नमेंट के जो माहदे होते हैं तो उस पर जो है नेक्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट अब वो तस्लीम ना करे, उसको वापस कर दे, रिवर्स कर दे, रिमांड कर दे, तो पर एक नया एक इशू खड़ा होता है। फिर नया इशू खड़ा हो सकता है और डेफिनेटली खड़ा हो सकता है अगर आम मुआहदों की तरफ जाते हैं और फिर डेफिनेटली कुंवर साहब। लेकिन अब इस पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से यही कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों ने ये कहा, कुछ सियासी रहनुमाओं ने, कि एक्चुअली हुकूमत ये चाहती है कि इलेक्शन की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। तो क्या इसमें तरमीम के बाद क्या ये इख्तियार भी होगा निगरान सेटअप के पास, निगरान हुकूमत के पास, कि वो इलेक्शन की तारीख को आगे बढ़ा सकें, या ये काम फिर इलेक्शन कमीशन का ही है और इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को चैलेंज नहीं किया जा सकता इस सारे मामले में? केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को पूरी पावर भी दे दें। अब भी जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर फुल इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, बाकायदा आईनी और कानूनी और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की मुकर्रर करें। इलेक्शन की डेट मुकर्रर करना, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। तो इसी तरह बीच में सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की थी, तो वो भी उनका मुदाखलत गैर कानूनी था और गैर आईनी था, लेकिन बहरहाल वो नजर सानी की तरफ उन्हें सारा मामला हल हो गया। लेकिन मसला ये होता है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इख्तियारात नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट को, तारीख को आगे पीछे करे, रद्द बदल करे। ये तमाम इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास हैं। बेशक बेपनाह इख्तियार दे दें आप केयर टेकर गवर्नमेंट को, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को, नए अपने पार्लियामेंट रूल के तहत या पार्लियामेंट एक्ट के तहत, लेकिन इलेक्शन के मामले में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का कोई किरदार नहीं। चलें, बहुत दिलशाद साहब, काफ़ी हद तक क्लियरिटी आपने कर दी है कि ये मामला किस तरह से आगे बढ़ सकता है। फैसल साहब, आप क्या कहते हैं? ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और हुकूमत ही कहती है कि अब सारे मामलों पर इत्तेफाक हो गया है, ख़ासतौर पर ये शेख 230 का जो मामला था, अगर अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों के बरकरार हैं तो वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आर्टिकल 230 जो इलेक्शन एक्ट 230 है उसमें अमेंडमेंट के लिए हुकूमत ने तजवीज़ किया था और हमारे जो वो जो है मेन पार्टी PMLN ने तजवीज़ किया था, उसके लिए स्पीकर ने कमेटी बनाई थी और उसमें मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स आए हैं, लेकिन ये अमेंडमेंट कमेटी में नहीं है जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और उसके बाद ये है कि जो कौमी असम्बली में इसको पेश कर दिया गया बगैर किसी
उसके हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में हमें कोई पता नहीं था क्या चीज़ है, तो इस पर हमारी पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। जब तक ये हम इसके ऊपर क्लियर नहीं होते हम इस बिल को सपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, एक तो ये मामला आपने कहा इस पर मुशावरत नहीं हुई, फिर इसहाक डार को निगरां वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से भी खबरें सामने आई, उस पर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने कहा कि इस पर भी हमसे कोई मुशावरत नहीं हुई। आप अहम इत्तेहादी हैं, फिर भी आपसे मुशावरत नहीं की जा रही अहम मामलात में। देखें, हमें मीडिया के जरिए एक चैनल के जरिए पता चला और वहाँ पे ये बात हुई कि इसहाक डार साहब निगरान वज़ीर आज़म का नाम उनका आ गया और पीपल्स पार्टी भी उस पर एग्री हो चुकी है, और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि शायद हमारी पार्टी लीडरशिप और PML की लीडरशिप की दुबई में इस पर मीटिंग भी हो रही है। हालांकि न कोई मीटिंग थी और न ही कोई ऐसा नाम हमारे साथ शेयर किया गया था। हमने कहा बिल्कुल अगर शेयर होगा तो हम उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। जब देखिए शेयर नहीं हुई तो अब कैसे हमारे उस पर जो है एक बड़ा क्रेडिबल चैनल है जो खबरें चला रहा है और उसको ये भी पता नहीं है कि हमारी लीडरशिप कहाँ पर मौजूद है और कहाँ पर कोई मीटिंग नहीं थी। तो इस किस्म की अगर आप खबरें चला, इसको मैं फेक न्यूज़ कहूँ, आप इसको किस चीज़ का नाम इसको दूँ, किस किस्म की खबरें जिसपे आपने एक पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं दिया, उनसे आपने पूछा ही नहीं और आप उनके हवाले से खबर भी चला दी कि हमने जो है फलां बंदे को जो है इसहाक डार साहब को प्राइम मिनिस्टर के लिए अप्रूव कर भी दिए। और जहाँ तक ये चीज़ें हैं, अगर PMLN के हमारे कोई दोस्त भाई मिनिस्टर के कहते हैं कि हमने पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया है, तो मैं समझता हूँ वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस 230 के ऊपर किसी ने ऑन बोर्ड नहीं लिया। जब मैं आपसे आज इस वक्त बात कर रहा हूँ, इस वक्त तक हमें किसी ने ऑन बोर्ड नहीं लिया। तो पीपल्स पार्टी ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम फाइनल किया है अब तक? देखें, इस पे जो है बातचीत शुरू है। अच्छा। और हम जब शॉर्टलिस्ट करेंगे हम PMLN के साथ इसको शेयर करें। हमारी कमेटी बनी है जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, वो बाकी जब PMLN की कमेटी के साथ बैठ कर जो है वो बातचीत करेंगे। लीडरशिप फिर इसके ऊपर जो है वो भी बातचीत करेगी। हमारे जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए जो है हमारे पार्टी के अंदर भी बातचीत हो रही है, लेकिन जब फाइनल होंगे तो मैं बता सकूंगा कि कौन है। अभी मैं आपको कोई भी नाम बताऊं और वो ना हो तो मैं समझता हूँ कि फेक न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। डेफिनेटली। अच्छा, फैसल करीम गुंडी साहब, जो कुछ मौक़िफ़ आया, नून लीग के कुछ रहनुमाओं ने मेरे प्रोग्राम में भी बात की, तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 230 का मामला हो या फिर निगरान वज़ीर आज़म इसहाक डार को लगाने का या कोई और इस तरह का मामला, उसका मेन मकसद ये है कि IMF से निगोसिएशन आगे करनी है नवंबर में भी, फिर फरवरी में भी। इसलिए ये ज़रूरी है कि एक ऐसा निगरान सेटअप आए जो IMF से आगे मुज़ाकरात भी कर सके। क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसी बात है या फिर ये एक डिलेइंग टैक्टिस है या इलेक्शन का वक्त आगे बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौका है कि ये जो है असम्बली जो है वो अपनी मियाद पूरी करे और 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अगर इत्तेहादी जमातें चाहती हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं तो फिर असम्बली टूट सकती है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं। देखिए, इसमें ये है कि आप एक कॉम्पिटेंट जो है वो बनाए, इसको क्या नाम है अपना फाइनेंस मिनिस्टर, वो इन चीज़ों को देखते रहे। इस 2 महीने अतीत में IMF के साथ आप दोबारा बातचीत मैं नहीं समझता कि हमारी हो सकती है। अगली हुकूमत जो कि बनेगी वो जाकर जो है वो IMF के साथ जो भी बातचीत है वो करेगी। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि IMF के साथ कोई ऐसी चीज़ बात करने के लिए हमें 230 में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और अगर एक कॉम्पिटेंट मैं समझता हूँ कि आ जाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो इस चीज़ को जो हमें IMF के साथ हुए इसको हम आगे लेकर चल सकते हैं। और वो जो सब सवाल मैंने इसका आपसे किया था, वो इसका मकसद ये था करने का क्योंकि अपोजिशन लीडर राजा रियाज का ये मौक़िफ़ है इस पर। वो ये कहते हैं कि अगर हुकूमत ये करना चाहती है तो उसका मेन मकसद ये है कि वो इलेक्शन को 2 साल तक आगे बढ़ाना चाहती है। तो आप समझते हैं कि नून लीग का मकसद ये कि इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए, वक्त लिया जाए ज़्यादा? अभी शुरू है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हम टाइम पूरा करें और 60 दिन इलेक्शन हो। अगर इत्तेहादी जमातों में कोई ऐसी जमातें हैं जो कि कहते हैं कि हमें 90 दिन इलेक्शन के लिए चाहिए, तो उसकी तजवीज़ पे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि 90 दिन और 60 दिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप कहेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लग जाए और मिल जाएंगे। तो लिहाजा हम इसमें जो है वो डेडलॉक नहीं कायम करना चाहते। अगर वो कहते हैं कि जी 8 है 9 है जो भी है, तो अगर वो हमारे साथ बैठते हैं और इस पर वो एग्री सारे करते हैं कि हमें 8-9 की असेंबली तोड़नी चाहिए, तो हमें इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये 9 को जाए या 12 को जाए, लेकिन इलेक्शन जो है वो 60 दिन या 90 दिन के अंदर होना चाहिए। कुंडी साहब, अब इस सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि वो जो राजा रियाज साहब कह रहे हैं कि इसलिए करना चाहती है नून लीग के सागदार आए ताकि वो 2 साल का वक्त बढ़ा सकें इलेक्शंस में, क्या आपको लगता है वाकई नून लीग ऐसा ही चाहती है? देखिए, हमसे PMLN ने अभी तक इस पे बातचीत नहीं की कि सागदार साहब को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लाना चाहते हैं।
अगर वो करेंगे तो हम उसके साथ बातचीत करेंगे, उस पर हम अपनी जो हमारी राय होगी तो हम उनकी मीटिंग में देंगे। अच्छा। और 2 साल का हमारे साथ भी अभी तक कोई ऐसा शेयर नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती होगी। इस वक्त इस मुल्क में जो अनसर्टनिटी है, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है, उसका वायदा यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, नई पार्लियामेंट है, नई हुकूमत है, और जो नई हुकूमत के हवाले हम इसको करें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। फरीद साहब ये कहते हैं कि हम ये चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और ये मामला इसी तरीके से आगे बढ़े, और हम इत्तेहादी हैं, यहाँ से मुशावरत भी की जाए, बल्कि हर चीज़ पर हमें ऑन बोर्ड लिया जाए। खैर, देखते हैं कि आगे ये मामला किस तरह से बढ़ता है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन प्रोग्राम में, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और अब हम कुछ बात करेंगे जो घरेलू मुलाजमाएँ, बच्चियाँ जिनको लगवाया जाता है काम पर, उसके बाद तशद्दुद का निशाना बनती हैं। ऐसा ही एक केस सामने आया घरेलू मुलाजमा का पेशा अख्तियार करने वाली 14 साल मासूम बच्ची रिजवाना, जिसके वालिदैन ने 6 माह बाद जब बेटी से वो मिलने गए तो उन्हें अपनी बेटी जख्मी मिली, लहूलुहान मिली, लगातार रोते हुए मिली। जख्म उसके इतने ख़राब हो चुके थे कि उसमें कीड़े पड़ गए थे। बच्चों पर जुल्म, मुबैना तौर पर ये घर की मालकन जिन्होंने ढाया। कमसन मुलाजमाओं पर तशद्दुद का ये कोई पहला वाक़या नहीं, इससे पहले कई ऐसे दिलखराश केसेस मंजर आम पर आ चुके हैं, चाहे वो उज़्मा तशद्दुद केस हो। आपको याद ही होगा कि जब लाहौर में खाना चखने के जुर्म में एक 16 बरस की उज़्मा को सर पर कफगीर का वार करके कत्ल कर दिया गया। जुलाई 2022 में भी रबड़ के पाइप के तशद्दुद से नन्हे कामरान की जान चली गई थी। दिसंबर 2022 में भी शेखुपुरा रोड पर वाक़े घर से 16 साल की मुलाजमा मारिया की तशद्दुद सदा लाश मिली थी। आखिर क्यों हमारे मुल्क में नन्हे फूलों को इतनी बेदर्दी से रोंदा जाता है? ये कमसिन मुलाजमाएँ तशद्दुद का शिकार बनती हैं, और पाकिस्तान में बच्चों पर तशद्दुद के हवाले से क़वानीन भी मौजूद हैं, जिनके तहत बच्चों पर जुल्म तशद्दुद करने वालों के लिए सख्त सज़ाएँ भी मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद मुल्क में किसी न किसी कोने में बच्चों के साथ इस तरह का गैर इंसानी सलूक भी रखा जाता है, उन पर जुल्म के पहाड़ भी तोड़े जाते हैं, और कुछ केसेस तो आ जाते हैं मंजर आम पर, और अक्सर तो ऐसे होते हैं जो सामने ही नहीं आते। या तो लेन देन हो जाती है, मामला सेटल हो जाता है और मामला रफा दफा कर दिया जाता है, लेकिन इसका मुस्तकिल हल क्या है और रियासत की इस पर क्या जिम्मेदारी है, हम इस पर आज के प्रोग्राम में बात। पहले वो मासूम बच्ची रिजवाना जिसकी हालत काफ़ी ख़राब है, उसी पर बात करते हैं। ताबिश भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। ताबिश, क्या खबर है, क्या कहना है इस पर पुलिस का? सरगोदा में पेश है जहाँ पे 14 साल जो घरेलू मुलाजमा थी रिजवाना जिसका नाम था, उसे लाहौर जनरल हॉस्पिटल में लाया गया, और डॉक्टर ने जैसे ही रिजवाना जो बच्ची को देखा तो उनको जो है वो एक शौक सा लगा, क्योंकि बच्ची के सर पे चोट लगी हुई थी और उसकी तबीयत जी, बच्ची कमर पर कट के निशान। ताबिश, अभी हालत बताइए बच्ची की, अभी कैसी हालत है? देखिए, अभी जो हालत है वो खतरे से बाहर नहीं है, क्योंकि जो 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाया गया था उसकी रिपोर्ट जो है वो पंजाब हुकूमत को जमा करा दी गई है। लड़की के जो रेड, वाइट और ब्लड सेल्स हैं, प्लेट सेल्स इंतहाई कम हो गए हैं, तो अभी जो उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर नहीं है। लेकिन अब दूसरी साइड पे जो है मुलजिम की गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं लाई सकी है। बहुत शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे, इसके बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रही हैं बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अमरीन साहिबा। अमरीन साहिबा, आप किस तरह से देखती हैं बच्चों पर तशद्दुद है, मुस्तकिल हो भी रहा है, वो घरेलू मुलाजमा हों या फिर कोई और, क़वानीन मौजूद हैं लेकिन सज़ाएँ नहीं होती, अगर गिरफ्तारियाँ हो भी जाती हैं तो फिर वो आराम से छूट भी जाते हैं। आखिर किस तरह से इन मामलात को रोका जा सकता है? देखिए जी, कानून तो बिल्कुल मौजूद है मगर कागज़ पे मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? पुलिस करती है और जजेस करते हैं। इस सिचुएशन में अनफॉर्चुनेटली जिसके घर में हुआ है ये पूरा कमीशन ऑफ ऑफेंस वो जज हैं। सो दिस मीन्स के एलिगेशन तो यही है कि अवेयर थे वो, या उनको कंसर्न होना चाहिए था अगर बच्ची की हालत ये है। सो जिस सिचुएशन में या जिस सर्कमस्टांस में ये सारा कुछ हो रहा है, यही नज़र आ रहा है कि जो कानून या इंसाफ देने वाले हैं अगर वही इस इलीगल एक्टिविटी को इनकरेज करेंगे तो फिर तो ये बढ़ेंगे और केसेस और बढ़ते आएंगे। और जैसे आप बात कर रही हैं तो सिर्फ रिपोर्टेड केसेस हैं जो सोशल मीडिया पे आ गए, मीडिया आप लोगों ने इसको कवर किया। ऐसे बेतहाशा केसेस हैं, 10 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची जिनको थोड़े से पैसे दे के
चुप करा दिया जाता है, जहाँ जिनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो इस चीज को इसी प्लेटफॉर्म में लेके आके बताएं कि उनके साथ क्या। लेकिन देखिए अब वही वाली बात है कि गरीब लोग होते हैं, गुर्बत के हाथों तंग आकर ये इस तरह से अपने बच्चों को घरों में रखवाते हैं और वहाँ पर कोई खबरगिरी करने वाला नहीं होता कि उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, क्या ज्यादती हो रही है, कभी कभी कत्ल भी कर दिया जाता है, इतनी ज़्यादा तशद्दुद होता है। तो कोई तो रियासत को इस तरह की सूरत हाल अपनी आनी चाहिए कि गिरफ्तारियाँ फौरी अमल में लाई जा सकें। जब बच्ची की हालत सामने है तब भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी। बिल्कुल, और होना चाहिए। द लॉ इज क्लियर, द लॉ में तो इतना क्लियर है कि एक चीज़ है जो मुझे लगता है जो लूप होल है, जो जिसके ऊपर काम करना चाहिए, जहाँ जहाँ जिस इलाके में आप हैं, रहायश है जहाँ पे, उनकी जो रिस्पेक्टिव यूनियन काउंसिल्स हैं या जो वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी है, उनके ऑफिसेज, इनको चाहिए कि ये थोड़ा भी काम करें और ये हर जो भी मुलाजिम हैं जिस घर में हैं उनकी रजिस्ट्रेशन और उनका आईडी कार्ड अपने पास रखें, ताकि एक तो पहली चीज़ ये चीज़ ख़त्म हो और या टू एक हद तक इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि ये बच्चों को मुलाजिम ना रखें। दिस इज़ एब्सोल्युटली इलीगल और इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि सवाए हुकूमत और पुलिस और जजेस के अलावा ये मिडिल लेवल पे काम ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये जो आप बात कर रही हैं, इसमें व्हाट आई फील इज के इम्प्लीमेंटेशन हैज़ टू कम। अगर पुलिस इज सीरियस, FIR होना इज नॉट अ बिग डील। FIR हो गई, इसके आगे चलान फॉर्म आएगा, इनको सस्पेंड आई डोंट नो अगर ज़रूरत है तो कीजिए, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन में अकम्प्लिस हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी लड़की के जो बच्ची के पेरेंट्स हैं, जिनको पता है कि बच्ची 14 ईयर्स की है, 13 साल की है, उसको आप क्यों मुलाजिम रख रहे हैं किसी के घर में? क्यों 6 महीने से पहले आपने बच्ची के पता नहीं किया? ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ पे नोटिस, इस पे एक ही चीज़ इफेक्ट होती है, वो होता है आपका विक्टिम। बच्चे की ना सिर्फ इस वक्त फिजिकल हालत खराब है, उसको एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजारा गया है इतनी देर से। वी हैव टू लुक एट द साइकोलॉजिकल। चाइल्ड लेबर पर भी हमारे कानून है। अगर हम सिर्फ इस मौजू से हटके भी बात करें कि चाहे वो छोटी छोटी वर्कशॉप्स हों, चाय के होटल हों, जहाँ हमारे छोटे मासूम बच्चे वहाँ पर काम करते हैं, वही गुर्बत के हाथों तंग आकर अपने बच्चों को वहाँ रखवा दिया जाता है। और उस तरह की वीडियोस भी सामने आई हैं अमरीन साहिबा सोशल मीडिया पर कि वहाँ पर बच्चों पर शदीद तशद्दुद होता है और बहुत बुरी तरीके से बच्चों को मारा जाता है। तो कोई ऐसी कानून है हमारे पास कि चाइल्ड लेबर ना हो, यानी कि छोटे बच्चों को काम पर रखा ही ना जाए और जो रखे उसके खिलाफ कानून हरकत में आए और उस शख्स को सजा हो जो छोटे बच्चों को काम पे रखें। बिल्कुल, ये तो कानून तो है। अच्छा, इम्बैलेंस ऑफ पावर है ना। जब आप इस तरीके से करते हैं, आप क्यों करते हैं? आप क्यों एम्प्लॉय करते हैं छोटे बच्चों को? आप उनके ऊपर हावी हो सकते हैं, आप उनको कमांड कर सकते हैं। सो ये तो चीज है, मगर कोई डरता नहीं है। कानून इज देयर। ना सिर्फ आपका चाइल्ड डोमेस्टिक जो है उसके ऊपर है, आपके पास कॉर्पोरल पनिशमेंट भी है। इवन स्कूल में अगर टीचर जो है बच्चे को थप्पड़ मार दे, अकॉर्डिंग टू लॉ वो नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, उसमें जेल होती है या फाइन होता है। कानून इज देयर, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन कराने वाले या तो खुद इस चीज में मुलविस हैं या आंखें बंद करके 10,000 5,000 पे ये केस बंद हो जाएगा, अल्लाह ना करे। मगर हमारे कौम के जो बच्चे हैं, जो उनका जो हालात हैं, आई डोंट नो उनका क्या फ्यूचर होना है अगर ये चीजें उनको टीवी पे नजर आ रही हैं और उसका कोई हल नहीं नजर आ रहा आगे। तो आपके ख्याल में इसका क्या हाल है? रियासत इसमें अपना क्या किरदार अदा कर सकती है? आई थिंक जो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो DIG हैं, IG हैं। बहुत शुक्रिया। सॉरी अमरीन कुरैशी साहिबा, हम जरा अपने प्रोग्राम के अगले मामले पर जाएंगे। और अभी आपने देखा कि ये जो लोन ऐप्स हैं जिनका लोग शिकार बन रहे हैं, एक शख्स जिसने खुदकुशी कर ली और उसके बाद कई कार्रवाइयाँ भी हुई। लेकिन अगर दुनिया डिजिटलाइज हुई है नाजरीन, तो सूदखोरों और आवाम का खून निचोड़ने वाले भी ऑनलाइन कर्जा फराम करके लोगों को लूटने लगे हैं। ऑनलाइन ऐप से लिए गए इस कर्ज को वापस करने के लिए किसी ने अपनी दुकान बेची, किसी ने मकान, तो किसी ने जेवर, तो किसी ने जिंदगी का खात्मा ही कर डाला। ऑनलाइन ऐप्स की हकीकत आश्कार होने के बाद ये केसेस थमने का नाम नहीं ले रहे। गुज़िश्ता दिनों 13,000 का ऑनलाइन कर्जा लेना रावलपिंडी के रिहायशी 42 साल मोहम्मद मसूद को इतना महंगा पड़ा कि उसे अपनी ज़िंदगी का खात्मा ही करना पड़ा। और अब भी ऐसे कई केसेस मौजूद हैं जो वक्तन फवक्तन सामने भी आ रहे हैं। और कहीं किसी के घर में फाकों की नौबत आने पर 10,000 रुपये कर्जा लिया जो कुछ अरसे बाद बढ़कर 10 लाख रुपए तक पहुंच गया। किसी ने 20,000 लिए तो उसको 13 लाख देने के लिए अपनी दुकान और बीवी के जेवर तक फरोख्त करने पड़े। रंग रंग की दिल दहला देने वाली कहानियां हैं।
कहीं कोई धमकियों से परेशान है तो कहीं किसी की एडिट बरहाना तस्वीर गलत वेबसाइट्स पर डाल दी गई हैं। प्राइवेसी की धज्जियां उड़ाना, ब्लैकमेलिंग करना, तेजी से बढ़ता हुआ सूद और पहले से मुश्किल हालात गरीब शहरियों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर रहे हैं। वसीम चौधरी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। वसीम, अपडेट्स क्या हैं, क्या कुछ हुआ है अब तक कार्रवाइयों के हवाले से? जी, मसूद नामी शहरी की जो हलाकत है उसके बाद से FIA खासी एक्टिव कुछ दिन तक हमें दिखाई दी और इन्होंने रावलपिंडी शहर के मुख्तलिफ 4 मकामात पर कार्रवाइयाँ भी की और 9 के करीब जो है इन्होंने वहाँ पर काम करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया। लेकिन उन अफराद से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है वसीम चौधरी, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। ये ऑनलाइन लोन ऐप्स की इसमें क्या कार्रवाई अब तक की गई है? FIA साइबर क्राइम की जानिब से हमें ज्वाइन कर रही हैं आयशा खान, एडिशनल डायरेक्टर हैं साइबर पंजाब की। बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा। अब तक ये ऑनलाइन लोन ऐप्स इसके जरिए काफी लोग धोखे का शिकार हुए, कितनी कार्रवाइयां की गई और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और क्या कुछ बरामद हुआ इनके पास से? जी, इसमें सबसे पहले तो जो है हमारे FIA साइबर क्राइम विंग ने जो है ऑल ओवर पाकिस्तान जो है इस पे क्रैकडाउन स्टार्ट किया है और हमारे हर प्रोविंस के अंदर जो FIA साइबर क्राइम के जो हमारे डिफरेंट सर्कल्स हैं उनमें इस पे काम हो रहा है। अगर मैं स्पेसिफिकली पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में इस वक्त जो है वो 6 से 9 FIRs हो चुकी हैं। अच्छा। जिसमें के मुख्तलिफ किस्म की जो लोन ऐप्स हैं जैसे उधार पैसा और वाओ लोन, ज़ेमटो लोन और इसमें और भी दीगर लोन ऐप्स हैं जिनके जरिए लोगों को लूटा जा रहा था, उनमें हमने लोग जो है वो गिरफ्तार किए हैं। लेकिन आयशा साहिबा, कई लोग ये शिकायत करते हैं कि हमने एप्लीकेशन दी, शिकायत की, लेकिन कोई मौसर कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोन ऐप्स के खिलाफ आपने कार्रवाई की है वो लाइसेंस शुदा थी या गैर लाइसेंस शुदा? जी, एक तो ये चीज़ के जो हमारी मैं इसमें ये बात बिल्कुल वाजे करते चलूँ कि साइबर क्राइम जो है इस पे 0 टॉलरेंस है। लोगों की हरासमेंट और इस किस्म के दीगर मामलात में हम लोग 0 टॉलरेंस रखते हैं और इसके ऊपर बहुत क्विक एक्शन होता है। दूसरी चीज़ ये कि हम लोगों ने जो लोन ऐप्स हैं इन पे तकरीबन हम लोगों ने इस पे 50 से 60 जो है वो हमारे पास, ये मैं पंजाब रीजन की बात कर रही हूँ आपको, तकरीबन 50 के करीब जो है हमारे पास इंक्वायरीज जो है वो उसी वक्त जो है वो रजिस्टर हो चुकी हुई हैं और जो पहले थी वो भी रजिस्टर हुई है और उन पे कार्रवाइयाँ जारी हैं। अच्छा, क्योंकि ये बाकायदा अकाउंट्स में लोगों ने पैसे ट्रांसफर किए तो आपने इनके अकाउंट्स को मुंजमद किया, क्या कोई रिकवरी भी लोगों को की गई पैसों के वाले से? जी बिल्कुल जी, हम लोगों ने जहाँ इनके जो अकाउंट्स थे उनमें हमने उन अकाउंट्स को फ्रीज भी किया है और वो हमारे जो है जब हम लोग इसको कोर्ट में लेके जाएंगे अपने केसेस को तो वहाँ पर इंशाल्लाह लोगों को वहाँ से रिकवरी मिल जाएगी। अच्छा, अगर कोई शख्स जिसको हिरासा किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, लेकिन वो लोग किसी ना किसी वजह से ब्लैकमेल हो रहे हैं लेकिन हिचकिचा रहे हैं, तो कोई ऐसा टॉल नंबर या कोई ऐसी हेल्पलाइन मुतारिफ करवाई गई आप लोगों की तरफ से कि लोग आपसे रब्ता कर सकें? जी बिल्कुल, हमारी FIA की जो है वो 24/7 हेल्पलाइन हमारा नंबर मौजूद है, हमारी वेबसाइट मौजूद है, हमारी ऐप मौजूद है, ऑनलाइन आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं देर एंड देन। अगर आप खुद नहीं आ सकते, मोस्टली आप जो है वो हमारी हेल्पलाइन जो है वो मैं आपके तवज्जो से बताना भी चाहूंगी, 1991 हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है और आप इस पे जो है जब चाहें अपनी जो शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसके अलावा खुद आना चाहें पर्सनली तो आप जो भी हमारे मुताल्लिका जहाँ पे भी आपको हमारा सब सर्कल घर के नजदीक पड़ता है तो आप उधर आके अपनी जो है वो कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, वन पे आप रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।